आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल राहुल बायो में। आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th बायो का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर चुके हैं। अगर आप अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख ले, उसके बाद में ये देखे, तब जाके आपको और अच्छा से समझ में आएगा। तो इस चैप्टर को हम लोग पूरे एनसीईआरटी बुक से कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक का जो भी जितने सारा लाइन है, सारा लाइन को बढ़िया से सजाकर और प्रत्येक लाइन क्या कह रहा है उस लाइन को देखते हुए हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, केवल आपको वीडियो को देखना है और जिस नोट्स से आपको पढ़ा रहे हैं ये नोट्स भी आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो स्टार्टिंग होता है वो होता है हम लोग का नाक से। ठीक है, तो नाक में जो ओपनिंग होता है उस ओपनिंग को कहते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर ये है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल और ये कितना होता है, ये होता है जोड़ा में, पेयर में होता है। ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल जो है आगे जाके खुलता है किस में, नेज़ल पैसेज में। ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया नेज़ल पैसेज। और ये नेज़ल पैसेज किस में खुलता है, ये जाके खुलता है नेज़ल चैम्बर में। नेज़ल पैसेज और नेज़ल चैम्बर ये दोनों साथ में मिलकर एक काम करते हैं। क्या करते हैं, बाहर से जो भी एटमॉस्फेयर से जो एयर लिया जाता है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के द्वारा, उस एयर को फिल्टर करने का, उस एयर को फिल्टर करके उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल है, उसमें जो भी बैक्टीरिया है, उसको फिल्टर करने का काम करता है ये वाला नेज़ल चैम्बर। ठीक है, ये नेज़ल चैम्बर आगे जाके खुलता है एक ओपनिंग में, एक पाइप में, और इस पाइप का नाम क्या है, इसका नाम है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये वो रास्ता है जिस रास्ता से हवा भी आगे जा सकता है और इसी रास्ता से जब कोई ह्यूमन फूड इनटेक करता है तो फूड भी जो है इसी रास्ते जाता है। तो ये फेरिंग्स है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो नोस्ट्रिल है वो क्या करता है, वो एटमॉस्फेरिक एयर इनटेक बाय नोस्ट्रिल। ठीक है, चलिए अब देखिए इसी चीज़ को एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ है। वी हैव ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, यानी कि हम लोग के पास एक जोड़ा नोस्ट्रिल होता है, ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप। ये जो है ऊपर वाला जो होठ होता है उसके ऊपर खुलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो अपर लिप हो गया, ये लोअर लिप हो गया। तो अपर लिप के ऊपर ये जो है ये क्या होता है, ये ओपन होता है। इट लीड्स टू ए नेज़ल चैम्बर थ्रू नेज़ल पैसेज, यानी कि ये आगे जाके नेज़ल पैसेज के द्वारा नेज़ल चैम्बर में वो खुलता है। द नेज़ल चैम्बर ओपन इनटू फेरिंग्स, और ये जो नेज़ल चैम्बर है ये जाके किस में खुलता है, ये जाके खुलता है फेरिंग्स में। और ये जो फेरिंग्स है ए पोर्शन विच इज़ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। और ये जो फेरिंग्स जो होता है ये एक ही रास्ता है जिसके द्वारा हवा भी मूव कर सकता है, इसके अलावा जो है इसी के रास्ते जो है फूड भी मूव करता है। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। अब देखिए इसके आगे समझना है, इस अभी जो हम लोग देखे फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में हम लोग का आता है एक ओपनिंग। ठीक, अब ये फेरिंग्स आगे जाके दो भाग में खुलता है, एक पार्ट तो लंग्स में जाता है, एक पार्ट जाता है स्टमक में। ठीक है, तो यहाँ पर एक ओपनिंग है और ये ओपनिंग का नाम क्या है, इस ओपनिंग का नाम है ग्लोटिस। ठीक है, और इस ग्लोटिस के ऊपर एक छोटा सा, एक बहुत ही छोटा सा पत्ता जैसा ढक्कन होता है कार्टिलेज का बना हुआ, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एपिग्लोटिस। तो ग्लोटिस के ऊपर देखने को मिलता है कार्टिलेज का बना हुआ एपिग्लोटिस।
ये क्या करता है कि जब भी हम लोग फूड इनटेक करते हैं या फूड को स्वेलो करते हैं, यानी कि जब हम लोग फूड को निगलते हैं तो वो फूड इस पाइप के अंदर नहीं आ जाए, इस पाइप के अंदर आने से रोकता है कौन? ये एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस क्या करता है? इस ओपनिंग को बंद कर देता है, जिस कारण से फूड जो है इसके अंदर नहीं जाता है। ठीक, ये ग्लॉटिस के बाद में यहाँ पर आता है हम लोग का लैरिंग्स। अब लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स बताए थे इसके पहले वाले क्लास में कि लैरिंग्स एक कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स है और इसी से जो है वॉइस निकलता है। वॉइस समझते हैं आप लोग? यानी कि जब हम लोग बोलते हैं जो आवाज़ निकलता है वो कहाँ से निकलता है? लैरिंग्स से निकलता है। ये लैरिंग्स के बाद में हम लोग का आता है क्या? इसके बाद में आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया से ही स्टार्ट हो जाता है सी शेप कार्टिलेज। देख रहे हैं आप, ये ट्रैकिया सी शेप कार्टिलेज से जो है ये जो है घिरा हुआ है, सी होता है, यानी कि पूरा सर्कल नहीं होता है, सी शेप का होता है। आगे के साइड में, वेंट्रल साइड में तो होता है लेकिन डोर्सल साइड में नहीं होता है। ठीक है, और ये जो ट्रैकिया है आगे जाकर T5 रीजन में, T5 रीजन क्या है? यानी कि इसके पीछे, इसके जस्ट पीछे तो हम लोग का होगा रीढ़ का हड्डी, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम। तो वो जो T5 हड्डी है उसी पे आके ये ट्रैकिया आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाता है और ये दो भाग क्या कहलाते हैं? ये दो भाग कहलाते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई आगे जाके सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे जाके टर्सरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। उसके बाद में आता है इनिशियल ब्रोंकियोल, फाइनल ब्रोंकियोल और लास्ट में आता है एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ग्लॉटिस है, इसके ऊपर होता है एपिग्लॉटिस, इसके नीचे होता है लैरिंग्स, लैरिंग्स के नीचे होता है हम लोगों का क्या? इसके नीचे होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया जाके दो भाग में बढ़ता है प्राइमरी ब्रोंकाई में, और ये बढ़ता कहाँ पर है? T5 रीजन में। ठीक है, तो इसी चीज़ को NCERT यहाँ पर लिख के बताया है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखता है NCERT। NCERT ये लिख रहा है, द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू ट्रैकिया, यानी कि लैरिंग्स के द्वारा जो है लैरिंग्स के द्वारा जो है ये जो है ट्रैकिया में खुलता है फेरिंग्स। ठीक है, उसके बाद में लैरिंग्स इज ए कार्टिलेजिनियस बॉक्स। ये जो है लैरिंग्स कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स है, विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, और इसी के द्वारा जो है आवाज़ भी निकलता है। हेंस इसीलिए कॉल्ड साउंड बॉक्स, इसीलिए इसको साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। ड्यूरिंग स्वेलिंग यानी कि निगलने के टाइम में ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाई ए थिन इलास्टिन कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस, यानी कि जब हम लोग भोजन को निगलते हैं तो भोजन निगलने के समय में इस ग्लॉटिस वाले पार्ट को कार्टिलेज का बना हुआ फ्लैप यानी कि ढक्कन क्या करता है? इसको ढक लेता है। ठीक है, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स, यानी कि फूड को लैरिंग्स पे जाने से रोकता है कौन? ये एपिग्लॉटिस। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। फिर लिखा है ट्रैकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब। ट्रैकिया क्या है? एक स्ट्रेट ट्यूब है। ठीक है, एक्सटेंडेड ऑफ टू मिडिल थोरेसिक कैविटी विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रल, यानी कि ये ट्रैकिया आगे जाकर T5 रीजन में डिवाइड हो जाता है। कहाँ पर? इनटू राइट एंड लेफ्ट जो है प्राइमरी ब्रोंकाई, ये राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में जो है डिवाइड हो जाता है। जैसे ये वाला हम लोग का हो जाएगा कौन? ये हो जाएगा हम लोग का लेफ्ट ब्रोंकाई और ये हम लोग का हो जाएगा राइट ब्रोंकाई। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप देख चुके। अब देखिए, अब इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका डायग्राम हम लोग यहाँ बना के रखे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब इस चीज़ को समझिए क्या है। ट्रैकिया आगे बढ़ता है प्राइमरी ब्रोंकाई में। अब प्राइमरी ब्रोंकाई आगे जाके फिर किस पे बढ़ जाता है? सेकेंडरी ब्रोंकाई में। सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे जाके बढ़ता है टर्सरी ब्रोंकाई में। टर्सरी ब्रोंकाई आगे जाके बढ़ता है किस में?
ये जाके डिवाइड होता है नया ट्यूब में, इसको क्या कहते हैं, इनिशियल ब्रोंकाई। इनिशियल ब्रोंकाई आगे जाके डिवाइड होता है टर्मिनल ब्रोंकाई में, और इसके बाद में चला आता है हम लोग का एल्वियोलाई। और इसी एल्वियोलाई से क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ से निकलकर आता है ब्लड वेसल में, यानी कि जो नस होता है जो ब्लड को ढोता है वहाँ से, और यहाँ से CO2 फिर यहाँ पर चला आता है बाई डिफ्यूज़न। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। ठीक है, तो इसी बात को NCERT यहाँ पर लिखा है। कैसे लिखा है, ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई। यानी ये जो ब्रोंकाई है ये प्राइमरी आगे जाके बढ़ के सेकेंडरी बनाता है, और फिर सेकेंडरी बढ़ के टर्सरी ब्रोंकाई बनाता है, एंड ब्रोंकियोल और ब्रोंकियोल भी बनाता है। ठीक है, एंड एंडिंग अप टू ए वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल। और ये समाप्त कहाँ होता है, ये समाप्त होता है बहुत पतला पतला ट्यूब में, जिसको कहते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल। द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंकियोल आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग। आप देख सकते हैं कि यहाँ से बोला गया है कि ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंकियोल तक सी शेप कार्टिलेज देखने को मिलता है, जो क्या करता है, इस पाइप को, इस ट्यूब को बंद होने से, कोलैप्स होने से बचाता है। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, फिर लिखा है ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल गिव राइज टू ए नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। बोला गया है ये जो ट्यूब है आगे जाकर गोला गोला, ठीक है, गोला गोला स्ट्रक्चर में जो है ये आगे जाके एंड करता है, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एल्वियोलाई। और इसी एल्वियोलाई से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस। ठीक है, बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक NCERT हम लोग देखें कौन सा लाइन क्या बता रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में अभी इस टॉपिक के बारे में हम लोग देखे हैं। ठीक है, तो आइए अब क्या करते हैं कि इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं। ठीक है, आइए अब ये डायग्राम देखिए, उसके बाद में इसको रीडिंग करेंगे, पहले समझेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का दो लंग्स है। ये दोनों जो लंग्स है, लंग्स जो है दो लेयर से ढका होता है। लंग्स जो है ये दो लेयर से ढका होता है। बाहर जो लेयर होता है उसको कहते हैं आउटर प्ल्यूरा। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं आउटर प्ल्यूरा। और इसके अंदर का जो लेयर होता है उसको कहते हैं इनर प्ल्यूरा। और आउटर प्ल्यूरा और इनर प्ल्यूरा के बीच में जो कैविटी होता है इसको कहते हैं प्ल्यूरल कैविटी। और इस प्ल्यूरल कैविटी के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें एक पाया जाता है फ्लूइड, जो इन दोनों लेयर के बीच में फ्रिक्शन को कम करता है, घर्षण को कम करता है। और इस फ्लूइड को कहते हैं प्ल्यूरल फ्लूइड। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्ल्यूरल फ्लूइड। ठीक है, अब देखिए, बाहर वाला को बोलते हैं आउटर प्ल्यूरा, अंदर वाले को बोलते हैं इनर प्ल्यूरा। बाहर जो आउटर प्ल्यूरा है ये थोरेसिक कैविटी से जुड़ा होता है। देख रहे हैं आप लोग, ये थोरेसिक जो कैविटी है उसका जो लेयर है उससे उसके कांटेक्ट में होता है कौन, ये बाहर वाला लेयर। और वहीं पे ये अंदर वाला जो लेयर है, ये अंदर वाला जो है लंग्स से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे लिखे हैं आउटर प्ल्यूरा कनेक्टेड विथ थोरेसिक चैम्बर। ये थोरेसिक चैम्बर से कनेक्ट है। इनर प्ल्यूरा कनेक्टेड विथ लंग्स, और इनर वाला किससे जो है, ये लंग्स के कनेक्ट में है। ठीक है, लिखा है द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग्स। यानी कि जो
ब्रांचिंग नेटवर्क है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जो देखे हैं, ये आपस में मिलकर क्या बनाता है, ये बनाता है लंग्स को। वी हैव टू लंग्स, हम लोग के पास 2 लंग्स होता है, विच आर कवर्ड बाई डबल लेयर्ड प्लूरा, और ये ढका होता है एक लेयर से, डबल लेयर इसको कहते हैं प्लूरा। बाहर वाले को आउटर प्लूरा, अंदर वाले को इनर प्लूरा, विथ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम, और इसके बीच में जो है हम लोग को देखने को मिलता है प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। इट रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द लंग्स, ये क्या करता है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन को यानी कि घर्षण को कम करता है। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज क्लोज कनेक्टेड विथ थोरेसिक लाइनिंग, यानी बोला है ये जो बाहर वाला जो है वो थोरेसिक लाइनिंग से यानी थोरेसिक चैम्बर के लाइनिंग से कनेक्ट होगा, ये जुड़ा होगा, ठीक है। वेयर एज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कनेक्ट विद द लंग्स, और अंदर वाला जो है ये लंग्स के कनेक्ट में होता है, ठीक है। चलिए आइए अब देखते हैं। तो अभी हम लोग देखे हैं, क्या देखे हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, उसके बाद में लिखे हैं यहाँ पे, उसके बाद में आता है फेरिंग्स, उसके बाद में आता है हम लोग का लैरिंग्स भी आता है, लेकिन इसमें लैरिंग्स नहीं लिखे हैं, लैरिंग्स आता है, फिर ट्रैकिया आता है, फिर ब्रोंकाई आता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, उसके बाद में इनिशियल ब्रोंकियोल, और एक आता है टर्मिनल ब्रोंकियोल, और सबसे लास्ट में आता है एल्वियोलाई, ठीक है। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल जो इनिशियल ब्रोंकियोल है यहाँ तक के पार्ट को, कहाँ से, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर इनिशियल ब्रोंकियोल तक के पार्ट को कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट। ये कंडक्टिंग पार्ट है, कंडक्टिंग पार्ट यानी कहने का अर्थ है जो गैस को ढोएगा, जो एयर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, यानी कि ये ट्रांसपोर्ट करता है गैस को ढोता है। फिल्टरेशन ऑफ गैस, और गैस जो हम लोग ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से, उसमें जो भी गंदगी है उसको फिल्टर करता है। ह्यूमिडिफिकेशन करता है, जो बाहर से जो एयर ले रहे हैं उस एयर को फ्रेश करने का, उसके अंदर वाटर के अमाउंट को ऐड करने का काम करता है। मेंटेन टेम्परेचर, बाहर से जो हम लोग हवा ले रहे हैं वो ज़्यादा ठंडा है कि ज़्यादा गर्म है, तो उसका जो टेम्परेचर मेंटेन करने का काम भी कौन करता है, कंडक्टिंग पार्ट करता है, जो स्टार्ट होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर इनिशियल ब्रोंकियोल तक। उसके बाद में टर्मिनल ब्रोंकियोल से लेकर एल्वियोलाई जो होता है गोल गोला कुपी का, उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट। ये क्या है, ये है रेस्पिरेटरी पार्ट, यानी कि ये जो है यहीं पे मुख्य रूप से क्या होगा, गैसों का एक्सचेंज होगा, CO2 और ऑक्सीजन का, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी पार्ट, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को मिलता है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो वहाँ तक तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे NCERT में कुछ इम्पोर्टेंट बात भी दिया गया है, तो आइए उन सभी को देखते हैं, ठीक है। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो है ये NCERT बुक का डायग्राम है, ठीक है। तो ये NCERT बुक में जो डायग्राम दिया है इसको बिना समझे हुए तो काम चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो NCERT बुक में कुछ इस तरह से डायग्राम दिया है जो काफ़ी ही इजी है, ठीक है। इसको समझना बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ दिया हुआ है नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला बात, ये हम लोग का लंग्स है, ठीक। तो ये लंग्स कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है थोरेसिक पार्ट में, ठीक है। यहाँ का जो बॉडी का पार्ट होता है इसको कहते हैं थोरेसिक पार्ट। उसके बाद में यहाँ का जो पार्ट होता है इसको कहते हैं एब्डोमेन पार्ट। एब्डोमेन माने क्या होता है, इसी में हम लोग का स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, ये सब जो है इसी में आता है, ठीक है। तो यहाँ इस पार्ट में हम लोग का देखने को मिलता है लंग्स, और यहाँ पे एक चेम्बर बना होता है, एक कमरा टाइप का बना होता है। इस चेम्बर के अंदर पाया जाता है हम लोग का
जो है लंग्स। ठीक है, तो इस चेम्बर को बनाने वाला कौन है? जैसे मान के चलिए कोई घर होता है तो उसमें ऊपर नीचे साइड में होता है ना दीवार, तो इस तरह से ऊपर क्या है, नीचे क्या है, बगल में क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहला बात अगर देखेंगे तो इस थोरेसिक चैम्बर के पीछे, इस थोरेसिक चैम्बर के पीछे क्या होता है, यानी कि इसके पीछे क्या होता है, इस पूरे पार्ट के पीछे, तो इस पूरे पार्ट के पीछे होता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। तो डॉर्सली यानी कि पीछे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी सी, जिसमें ये सब कुछ हड्डी देखने को मिलता है, बोन। ठीक है, उसके बाद में इस थोरेसिक चैम्बर के आगे यानी कि ऊपर की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ नहीं, यानी कि आगे की तरफ जो है क्या देखने को मिलेगा, तो आगे यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखने को मिलेगा हम लोग का वेंट्रल साइड में कुछ इस तरह का बोन, जिसको कहते हैं स्टर्नम। यानी पीछे होता है वेंट्रल साइड में होता, डोर्सल साइड में होता है वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रल साइड में होता है स्टर्नम। और इसके अलावा साइड में, लेटरल साइड में, यानी कि इधर और इधर हम लोग को क्या देखने को मिलता है, रिब्स देखने को मिलता है। रिब्स माने होता है पसली। ठीक है, तो यहाँ पर एनसीईआरटी कुछ ऐसे बताया है। और इसके लोअर साइड में यानी कि निचले वाले भाग में, निचले वाले भाग में देखने को मिलता है डोम शेप यानी गुंबद आकार का एक मसल देखने को मिलता है, और इस मसल को कहते हैं डायफ्राम। तो लोअर साइड में डायफ्राम होता है, डॉर्सल यानी पीछे देखने को मिलता है वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रल माने आगे साइड में देखने को मिलता है स्टर्नम, और लेटरल साइड में यानी साइड में देखने को मिलता है हम लोगों को रिब्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी डायग्राम में दिखाया है, ये ऊपर वाला पार्ट एपिग्लोटिस है, इसके नीचे लैरिंग्स है जिसे साउंड निकलेगा, इसके बाद में ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया आगे जाके बट गया है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल जो है ब्रोंकस लिख दिया है, उसके बाद में प्लूरल मेम्ब्रेन लिखा है, दोनों मेम्ब्रेन को एक साथ लिख दिया है, फिर लिखा है एल्वियोलाई, और इसमें जो फ्लूइड पाया जा रहा है उसको कहेंगे प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, चलिए उसके बाद में है हम लोग का ब्रोंकियोल। तो आइए देखिए एनसीईआरटी इसको लिखा कैसे है। चलिए, लिखा है द लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरेसिक चैम्बर, यानी थोरेसिक चैम्बर में हम लोग का लंग्स देखने को मिलता है, विच इज एनाटोमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। और ये चैम्बर कैसा होता है, एयर टाइट, यानी इसमें हवा का लीकेज जो है देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, फिर लिखा है, क्या लिखा है, द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड, यानी ये चैम्बर बनता कैसे है, डॉर्सली, यानी इसके पीछे साइड में देखने को मिलता है वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली यानी कि आगे देखने को मिलता है स्टर्नम, लेटरली यानी कि साइड में देखने को मिलता है रिब्स एंड लोअर साइड यानी नीचे देखने को मिलता है डोम शेप डायफ्राम। ठीक है, यहाँ पे आप डायफ्राम देख रहे हैं ऐसे करके। ठीक है, चलिए अब आइए यहाँ पर एनसीईआरटी क्या बता रहा है। ये तो लंग्स हो गया, लंग्स के पार्ट हो गया, डोर्सल वेंट्रल ये सब क्या कैसे होता है देख लिए। अब यहाँ पे किस तरह से जो है बाहर से ऑक्सीजन इसके अंदर चला जाता है, ऑक्सीजन नहीं सिंपल एयर बोलेंगे, और किस तरह से एयर इसके अंदर से बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि ये जो लंग्स है दोनों, ये देखने को मिलता है थोरेसिक कैविटी के अंदर। ठीक है, ये थोरेसिक कैविटी के अंदर देखने को मिलता है। कैविटी माने होता है खाली जगह, थोरेक्स वाले पार्ट में जो खाली जगह होता है उसमें ये देखने को मिलता है। अगर थोरेसिक कैविटी का अगर वॉल्यूम अगर कम बेसी होता है तो उसका जो इफ़ेक्ट जो है लंग्स पे पड़ेगा। अगर थोरेसिक कैविटी का अगर वॉल्यूम कम हुआ तो इसका इफ़ेक्ट इस पे पड़ेगा, इसका ही वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम जब कम होगा तो इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, यहाँ से हवा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर इस थोरेसिक चैम्बर का या कैविटी का अगर वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाए, इससे और बड़ा कर दिया जाए,
तो इससे क्या होगा कि लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, तो बाहर से जो है एयर लंग्स में चला आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरफ से सेटअप किया जाता है हम लोग का लंग्स, कहाँ पे, थोरेसिक चैम्बर में। द एनाटोमिकली सेटअप ऑफ लंग्स इज इन थोरेक्स, यानी थोरेक्स में होता है, इज सच दैट एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए थोरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग्स कैविटी। ठीक है, सच अरेंजमेंट इज इसेंशियल फॉर ब्रीथिंग एज वेल एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। यानी कि बोला गया है कि ये थोरेसिक चैम्बर में देखने को मिलता है, इसका अगर वॉल्यूम अगर घटता है बढ़ता है तो इसका इफ़ेक्ट इस पे पड़ता है, और इसी कारण से जो है हम लोग ब्रीथिंग कर पाते हैं। ब्रीथिंग करने के लिए ये जो है इसेंशियल है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग का एनसीईआरटी में जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है दिया गया है। ठीक है, अब इसके आगे एनसीईआरटी में दिया है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, यानी कि गैसों का ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसे होता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि गैसों का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दे, और इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहे, ताकि अब जो आने वाला जो वीडियो हो नया, इससे आगे वाला जो टॉपिक हो वो आपके पास समय समय पर पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में।